बच्चों को बीच में जो दिन में खाना उनको पहले स्कूल में मिलता था, अब मिल पा रहा है उतना कि नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल पा रहा है। तो अभी दोपहर को आपके बच्चे क्या खाते हैं मैडम? ऐसे नहीं खाते हैं, साथ साथ वो वही खाते हैं। कमाला छूटने जाते तो सोचते तरकारी खाते बना दे। कट गया, घर तक भी गिर गया। गंगा जी में देवाल का घर उठाए थे मिट्टी वाला, कट कट के गिर गया। मुर्गी बकरी बच्चा सब जितना था सब डूब गया। दाना पानी भी सब चला गया पानी में। हम लोग को बोलते हैं कि हाँ हम लोग को जमीन चाहिए, तो बोलता है कि कहाँ से देंगे, बाबू वाला जमीन है जो दे देंगे, कहाँ से देंगे जमीन, जमीन नहीं है। दोस्तों, बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने अपने इतिहास के शुरू के दिनों में तो अच्छे दिन देखे, और अच्छे दिन भी ऐसे कि अगर आज आप किसी को भारत का इतिहास बताते हो तो आप राजनीति और कूटनीति के संदर्भ में मौर्यन एम्पायर की बात करते हो, और अगर आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस, मैथ और एस्ट्रोनॉमी इनकी बात करते हो तो इसमें आप गुप्ता एम्पायर की बात करते हो। और दोस्तों, ये दोनों एम्पायर ना सिर्फ बिहार से निकले बल्कि इनके पूरे भारत पर राज होने के बाद भी इनका केंद्र बिहार ही रहा। पर दोस्तों, बिहार के बुरे समय में बिहार में कई मुस्लिम इन्वेजन हुए, कई मंदिरों को तोड़ा गया और बिहार के लोगों का शोषण किया गया। और ब्रिटिश काल के दौरान भी बिहार के बचे कुछ सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट्स को भी टैक्सेस और डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के द्वारा खत्म कर दिया गया। और दोस्तों, बिहार ने ही ये सब ज्यादा सहा क्योंकि बिहार शुरू से ही एक वेल्थिएस्ट स्टेट रहा है, और ब्रिटिश काल के दौरान भी ब्रिटिशर्स ने अपना पहला रूल बिहार में ही स्टैब्लिश किया था। और दोस्तों, इतना सब शोषण सहने के कारण आज बिहार सभी स्टेट इवन यूनियन टेरिटरी से भी पीछे है। और बिहार की हालत आज ऐसी है कि बिहार में आज सबसे ज्यादा पॉवर्टी है, और इनोवेशन में जहां एक टाइम पर बिहार पूरी दुनिया में सबसे आगे था, आज इंडिया के ही सभी स्टेट से पीछे है। और लिटरेसी में भी जहां एक टाइम पर बिहार में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी और आर्यभट्ट जैसे महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, आज वही पूरे देश में 71.9% लिटरेसी रेट के साथ थर्ड लास्ट नंबर पर आता है। और इतनी ज्यादा इलिटरेसी होने के कारण बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है, और जो लोग एम्प्लॉयड भी है उनकी दैनिक आय इतनी है जिससे वो अपना घर भी नहीं चला सकते, जिस कारण बिहार का पर कैपिटा जीडीपी देश का सबसे वर्स्ट सिर्फ 45,000 रुपए ही है। पर दोस्तों, कैसे बिहार बड़े एम्पायर्स के केंद्र से एक बड़े देश का सबसे गरीब स्टेट बन गया, और वो क्या क्या प्रॉब्लम है जो बिहार और बिहार के लोगों को आज फेस करनी पड़ रही है, यही सब डिटेल में जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहे। दोस्तों, आज के बिहार के बारे में जानने से पहले हम शॉर्ट में बिहार का पूरा इतिहास जानेंगे, जिससे आपको बिहार की रियल इंपॉर्टेंस और पोटेंशियल के बारे में पता चलेगा। दोस्तों, अगर हम धार्मिक ग्रंथों की माने तो बिहार का जिक्र हमें रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि बिहार शुरू से ही एक इम्पोर्टेंट स्टेट रहा है। पर अगर हम धार्मिक ग्रंथों के अलावा भी देखें तो भी बिहार में ह्यूमन सेटलमेंट के प्रमाण हमें 8,000 साल पहले के आसपास से ही देखने को मिलते हैं, जब नियोलिथिक और मेसोलिथिक सेटलमेंट के दौरान कई लोग भारत की अलग अलग जगह बस रहे थे, जिसमें बिहार में इसके प्रमाण हमें मुंगेर और गंगा रिवर के पास चिरांद में मिलता है। और इसके अलावा कई रॉक पेंटिंग्स भी हमें देखने को मिलती है। पर अगर हम इतिहास में थोड़ा आगे आए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद 1500 बीसी से 600 बीसी के समय में आया वैदिक पीरियड, और इस समय भारत के पूरे नॉर्थ रीजन में अच्छी वेदर कंडीशन होने के कारण कई लोग यहाँ बसने लगे, और लोग यहाँ जहाँ जहाँ तक गए या बसे उसे जनपद कहा गया, और हमें एक प्रॉपर सोसाइटी इस दौरान देखने को मिली, जहाँ खेती, पशुपालन और अलग अलग पर्पसेस जैसे बारिश और अच्छी फसल के लिए हवन करना, ये सब चीजें इस दौरान की जाती थी। और इसके अलावा यहाँ हर विलेज का एक हेड होता था जिसे ग्रामणी बोला जाता था, और ग्रुप ऑफ विलेजेस के हेड को विस्पति बोला जाता था, और कई विस्पति के हेड को राजन या राजा बोला जाता था। बेसिकली दोस्तों, यहाँ कुछ कुछ किंगडम जैसा गवर्नेंस स्ट्रक्चर हुआ करता था। और दोस्तों, इस वैदिक पीरियड के दौरान भी हमें बिहार का जिक्र मिलता है, जिसमें बिहार को किकाता के नाम से बताया गया है। और फिर दोस्तों, इस वैदिक पीरियड के किंगडम जैसे गवर्नेंस स्ट्रक्चर होने के कारण ये वैदिक पीरियड 600 बीसी में खत्म हो जाता है, और 16 किंगडम्स या महाजनपदास का निर्माण होता है, जिसमें से एक महाजनपद बिहार में भी था, जिस कारण बिहार बहुत फला फूला। और इसी समय के दौरान बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध और जैन धर्म के महावीर, इनका जन्म भी बिहार में ही हुआ, और बिहार में ही इन्हें इनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई। पर फिर दोस्तों, इन 16 किंगडम्स या महाजनपदास में ब्यूरोक्रेसी और बढ़ती गई, और ये महाजनपद डायनेस्टीज में बदलने लगी, जिस कारण बिहार में बिहारिंका और शशुनाग जैसी डायनेस्टी आई, और फिर शशुनाग डायनेस्टी के बाद नंदा डायनेस्टी बिहार में आई। और इसी समय के दौरान चाणक्य का जन्म भी होता है, जिन्होंने नंदा डायनेस्टी को खत्म कर मौर्यन एम्पायर को
खड़ा किया और अर्थशास्त्र जैसी बुक लिखी, जिसमें इकोनॉमी, पॉलिसी और मिलिट्री स्ट्रैटेजी को इतनी डिटेल में बताया गया है कि इस बुक को कई इकोनॉमिस्ट और स्ट्रैटेजिस्ट आज भी पढ़ते हैं और उसे फॉलो भी करते हैं। और दोस्तों, इसी मौर्यन एम्पायर के थर्ड रूलर अशोका ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को इतना फैलाया जैसे आज बौद्ध धर्म हमें कई आसियान कंट्रीज में देखने को मिलता है। और फिर दोस्तों, मौर्यन एम्पायर के बाद जो एक बड़ा एम्पायर बिहार से निकला वो था गुप्ता एम्पायर। और दोस्तों, गुप्ता एम्पायर में ही हमारे भारत का इतना इतिहास है कि इसे भारत का गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसी समय कई बड़े बड़े स्कॉलर्स जैसे पनीनी और पतंजलि आए, बड़े राइटर्स जैसे कालिदास आए और इसके अलावा आर्यभट्ट और वरामिद जैसे महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर भी इसी टाइम आए। और इन्हीं के योगदान से आज जो भी मॉडर्न साइंस, मैथ और एस्ट्रोनॉमी हमें पढ़ाई जाती है वो आज से 1600 साल पहले गुप्ता एम्पायर के समय इतनी आगे थी कि उस टाइम पे नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। और आज की मॉडर्न साइंस, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, आर्ट और हॉरोस्कोपी और कई और सब्जेक्ट्स भी न सिर्फ यहाँ पढ़ाए जाते थे बल्कि पूरे देश और विदेश से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने भी आते थे। और दोस्तों, इसी समय के दौरान कई चीज़ों की खोज भी की गई, जैसे जीरो की खोज, पाई की वैल्यू, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, जो आज 9 से 12 की मैथ का सबसे मुश्किल और स्कोरिंग चैप्टर है। और इसके अलावा भी कई चीज़ों की खोज न सिर्फ इस टाइम पे की गई बल्कि इन्हें उस टाइम स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी जाता था। और रामायण और महाभारत को भी अच्छे से रीराइट भी इसी टाइम किया गया था। और दोस्तों, इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड में भी गुप्ता एम्पायर बहुत आगे था और इनके मसाले और आर्ट वर्क से बनी हुई चीज़ें पूरी दुनिया में फेमस थी। और इस टाइम पे भारत की जीडीपी पूरी दुनिया की 35 से 40% तक थी। और ये एम्पायर इतना प्रोस्पेरस था कि यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स यूज किए जाते थे। और दोस्तों, गुप्ता एम्पायर के समय छोटे छोटे मंदिर इतने सारे बनाए गए थे कि अगर इन्हें समय के साथ नहीं तोड़ा जाता तो आज आपको गुप्ता एम्पायर के समय के मंदिर हर 1 से 1.5 किलोमीटर में देखने को मिल जाते। पर फिर दोस्तों, 550 एडी में गुप्ता एम्पायर के खत्म हो जाने के बाद और भी कई एम्पायर्स बिहार में आए और बिहार अच्छा खासा फला फूला भी। पर बिहार का बुरा समय तब चालू हुआ जब भारत में मुस्लिम इन्वेजन हुए और फिर बाद में जब मुस्लिम रूल भारत में आया, जिसमें सबसे पहले मोहम्मद अफगंजनी ने भारत में 17 बार इन्वेजन किया और भारत के पूरे नॉर्थ रीजन से होते हुए बिहार तक आया और पूरे बिहार और नॉर्थ रीजन में हजारों मंदिर तोड़ दिए, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। और फिर वो एक एक घरों को लूट के भी ले गया। और फिर दोस्तों, मोहम्मद अफगंजनी के बाद आया मोहम्मद अफगौर, जिसने फाइनली सेकंड बैटल ऑफ ट्राइन में राजा पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत में मुस्लिम रूल एस्टेब्लिश कर दिया। और फिर मोहम्मद अफगौर के बाद मोहम्मद अफगौर के एक जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में मुस्लिम रूल को संभाला। और इसी समय के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक के एक जनरल बख्तियार खिलजी ने बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। और दोस्तों, कहा जाता है कि नालंदा 6 महीने तक जलती रही, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि नालंदा में कितनी लाखों या करोड़ों में बुक होगी जिन्हें इतनी मेहनत से हाथों से लिखा होगा। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि नालंदा में कई ऐसी बुक्स थी जिनमें ऐसी चीजों का ज्ञान था जिसको आज भी साइंटिस्ट खोज रहे हैं। पर फिर दोस्तों, मुस्लिम रूल भारत में स्टैब्लिश हो जाने के बाद और भी कई मुस्लिम रूलर्स और मुस्लिम एम्पायर्स भारत में आए और भारत के रिसोर्सेज और लोगों का शोषण किया, जिसमें नॉन मुस्लिम लोगों पर तो जजिया टैक्स और कई और तरीके से भी उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाए। पर दोस्तों, इसके बाद जो बिहार का एक महत्व इतिहास आता है वो मुगल एम्पायर के हुमायूं और अकबर के समय में आता है, जिस समय बिहार में सूर एम्पायर का रूल था। वैसे तो थे ये भी मुस्लिम, पर ये थोड़े सेकुलर थे। और इसी एम्पायर के एक जनरल थे जिनका नाम था हेमचंद्र, जिन्होंने हुमायूं और अकबर को 22 बार हराया और मुगल एम्पायर को भारत से खत्म कर दिया। जिसके बाद हुमायूं को अपने बेटे अकबर के साथ अफगानिस्तान भागना पड़ा और हेमचंद्र विक्रमादित्य पूरे भारत के किंग बन गए। पर फिर दोस्तों, अकबर से सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के दौरान सम्राट हेमचंद्र की मृत्यु हो जाती है और मुगल एम्पायर फिर से भारत में खड़ा हो जाता है, जिसके बाद इनका रूल 200 साल तक चला, जिसमें फिर एक बार भारत के लोगों ने अपने बुरे दिन देखे, जिसमें औरंगजेब का समय सबसे बुरा माना जाता है। पर फिर दोस्तों, जब ब्रिटिश काल का समय आया तब फिर एक बार भारत ने अपने बुरे दिन देखे। और दोस्तों, इस बुरे दिन की शुरुआत भी बिहार से ही हुई, जिसमें ब्रिटिशर्स ने बिहार के बक्सर में बैटल ऑफ बक्सर लड़ी और मुगल, अवध और बंगाल के नवाबों को हराकर पूरे गंगेटिक प्लेन वाले एरिया में अपना इन्फ्लुएंस बना लिया। वैसे तो दोस्तों 23 जून 1747 की बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिशर्स के इंडियन किंग्स के अगेंस्ट फर्स्ट वॉर थी, जिसमें वो डायरेक्ट इन्वॉल्व थे। पर बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स का मेन एम सिर्फ व्यापार से संबंधित था। पर फिर बैटल ऑफ बक्सर की जीत के बाद ब्रिटिशर्स के पास पूरे इंडिया की सबसे फर्टाइल जमीन पूरे गंगेटिक प्लेन आ गई थी। और दोस्तों, यही इनकी नीयत बिगड़ी और धीरे धीरे इन्होंने भारत के बाकी एम्पायर्स और रियासतों को आपस में लड़वाकर पूरे भारत को अपने कंट्रोल में ले लिया और 200 साल तक भारत के रिसोर्सेज और भारत के लोगों का शोषण किया, जिसमें पूरे बिहार
बिहार और बंगाल के लोगों का तो ऐसा शोषण किया कि यहाँ फेमाइन आना आम बात थी, क्योंकि दोस्तों बिहार और बंगाल का पूरा रीजन बहुत फर्टाइल है और यहाँ नदियों की कोई कमी नहीं है। और उस टाइम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण ब्रिटिशर्स को रॉ मटेरियल की बहुत जरूरत थी, जिस कारण ब्रिटिशर्स ने यहाँ इंडस्ट्रियल क्रॉप्स जैसे कॉटन और जूट ग्रो करवाए और इन क्रॉप्स को फार्मर से इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करवाया गया कि फार्मर्स अपने खाने तक के लिए भी अनाज ग्रो नहीं कर पाते थे और फार्मर्स को ही बाजार जाकर महंगे अनाज खरीदने पड़ते थे, क्योंकि अनाज कम ग्रो होने के कारण अनाज की डिमांड बहुत बढ़ गई थी और इन फार्मर्स के पास ज़्यादा पैसे भी नहीं होते थे, क्योंकि इनसे टैक्स 40 से 50% तक लिया जाता था और एक बार को तो ये टैक्स 95% तक पहुंच गया था और कई बार तो सूखे पड़ने और बाढ़ आने की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो जाती थी, पर फिर भी इनसे टैक्स लिया जाता था। और दोस्तों इसके अलावा भी कई चीज़ें थी जिससे फार्मर्स की ऐसी हालत थी, जैसे जमींदारी सिस्टम और एग्रीकल्चर इनोवेशन पर कम ध्यान देना। तो ओवरऑल दोस्तों ब्रिटिशर्स ने भारत में फार्मर्स की हालत बहुत बुरी कर रखी थी और पूरे भारत स्पेशली बिहार और बंगाल के साइड तो ज़्यादातर लोग फार्मर्स ही थे, जिस कारण यहाँ हर कुछ सालों में फेमाइंस आते रहते थे, जिसमें 1769 का ग्रेट फेमाइन और 1943 का बंगाल फेमाइन सबसे खतरनाक माना जाता है। और दोस्तों एग्रीकल्चर के अलावा भी कई चीज़ें थी जहां ब्रिटिशर्स ने भारत का शोषण किया और फाइनली 1947 में भारत को एक गरीब देश बना के चले गए। और दोस्तों कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने भारत की $45 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की वेल्थ अपने लिए यूज़ करी थी, जैसे वॉर में और अपनी सिटीज़ डेवलप करने में। तो दोस्तों ये था बिहार का शुरू से लेकर आज़ादी तक का पूरा इतिहास, जिसमें बिहार ने अपने अच्छे दिनों के साथ बहुत बुरे दिन भी देखे। दोस्तों अब हम बात करेंगे बिहार की करंट सिचुएशन की, जिसमें हम कुछ पैरामीटर्स में बिहार की करंट सिचुएशन जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करें बैड गवर्नेंस की, जो सबसे बड़ा कारण है बिहार की करंट सिचुएशन का, क्योंकि आज़ादी के बाद बिहार बहुत गरीब स्टेट था और उस टाइम बिहार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एक अच्छे गवर्नेंस की, जो बिहार में कोई रिवोल्यूशनरी पॉलिसी लाकर बिहार की कंडीशन सुधार सके। पर दोस्तों आज़ादी के बाद बिहार में 20 सालों तक तो फुल मेजोरिटी की स्टेबल सरकार रही, पर फिर 1967 से 1990 तक बिहार में गठबंधन की सरकार रही, जिस दौरान बिहार में कई सीएम बदले गए, जिसमें कभी सीएम 2 साल तक रहता, कभी 1 साल तक रहता और एक बार को तो सीएम सिर्फ 4 दिन तक भी रहा था। और दोस्तों 1968 से 1969 सिर्फ इस 1 साल में ही बिहार में 5 सीएम आए और 2 बार प्रेसिडेंट रूल लगा और ऐसी इंस्टेबिलिटी 1990 तक बनी रही। और दोस्तों 1990 तक बिहार में इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी कि यहाँ कई गैंग्स और डाकू का राज था और इस समय लूट मार, रेप और किडनैपिंग जैसे क्राइम बहुत होते थे। पर फिर दोस्तों 1990 में आती है लालू यादव की सरकार। वैसे तो थी ये भी गठबंधन की ही सरकार, पर लालू यादव इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर थे और उनके वोट्स भी बाकियों से ज़्यादा थे, जिस कारण लालू यादव 10 सालों तक बिहार के सीएम रहे। पर फिर जब उन पर चारा घोटाले का आरोप लगा, तब फिर उनकी वाइफ राबड़ी देवी अगले 5 सालों के लिए बिहार की सीएम रही। और दोस्तों इन 15 सालों में बिहार में लालू यादव की स्टेबल सरकार तो रही, पर इस स्टेबल गवर्नमेंट के बावजूद भी बिहार में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, बल्कि बिहार की हालत और बेकार हो गई, जिसमें दिन दिहाड़े लूट मार, चोरी और रेप जैसे क्राइम और बढ़ गए। और आज भी कई लोग और पॉलिटिशियंस इन 15 सालों को जंगल राज कहते हैं। पर फिर दोस्तों 2005 में आई नीतीश कुमार की सरकार, जो आज तक भी चल रही है, पर इतनी लंबी सरकार चलने के बावजूद भी कोई ऐसा रिवोल्यूशनरी स्टेप नहीं उठाया गया जो बिहार की इकोनॉमी की हालत सुधार दे। पर दोस्तों इन सब के अलावा बिहार में जातिवाद की राजनीति भी बैड गवर्नेंस का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि लोग बिना पॉलिटिशियंस का काम देखे उन्हें अपने जाति के आधार पर ही वोट दे देते हैं, जिस कारण बिहार में हर जाति से लोग अपनी पार्टी बना लेते हैं और फिर ये छोटी छोटी पार्टी मिलकर किसी एक बड़ी पार्टी को समर्थन दे देते हैं, जिस कारण लोगों का अपनी जाति की पार्टी को वोट देने का कोई फायदा नहीं होता और पॉलिटिशियंस भी इसलिए कोई काम नहीं करते, बस अपनी जाति के आधार पर ही वोट मांगते हैं। और दोस्तों बिहार में अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोग कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को छोड़कर पॉलिटिशियंस के काम के आधार पर ही उन्हें वोट दे रहे हैं। और आने वाले समय में भी जैसे जैसे बिहार में एजुकेशन का स्तर सुधरेगा, वैसे वैसे बिहार में गवर्नेंस भी अच्छी होगी और करप्शन भी कम होगा। मैथमेटिक्स का स्पेलिंग कवर बता दिएगा। MATHEMATES। अगर शुद्ध रूप से जांच हो जाएगी इसकी ईमानदारी से, तो आप पाएंगे कि 60% टीचर्स का सर्टिफिकेट यहाँ पर जाली है। सरकार कभी भी इस मुद्दे में सीरियस नहीं रही है और न रहेगी। सरकारी स्कूल में नहीं गए? काहे? कबो जाते हैं। कबो जाते हो? कहाँ सरकारी स्कूल में कहाँ जाते हो? प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो? तो वो स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। कौन स्कूल में? सरकारी स्कूल में। तो वहाँ से नाम कटा लिए? नहीं, उसमें नाम है, नहीं जाते हैं। अबे 2 स्कूल में पढ़ते हो तुम?
दोस्तों अब बात करें बिहार के एजुकेशन सिस्टम की, तो बिहार का लिटरेसी रेट सिर्फ 71.9% है, जो कि थर्ड लास्ट है। और बिहार के एजुकेशन सिस्टम में भी बिहार की बैड गवर्नेंस और करप्शन साफ साफ दिखाई देती है, क्योंकि जितनी तेजी से बिहार का एजुकेशन बजट बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है, पर उतनी ही तेजी से बिहार के एजुकेशन सिस्टम में सुधार देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि ना ही बच्चों को अच्छे पढ़े लिखे टीचर्स मिल रहे हैं और ना ही अच्छे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। और आज भी बिहार के गाँवों की स्कूलों की हालत ऐसी है कि यहाँ पर स्कूल के नाम पर 2 या 3 ही क्लासरूम होते हैं, जिस कारण टीचर्स को एक ही क्लासरूम में 2 या 3 अलग अलग स्टैंडर्ड के बच्चों को एक साथ पढ़ाना पड़ता है या फिर बाहर बिठा के पढ़ाना पड़ता है। और यहाँ तक कि इन स्कूलों में शौचालयों की भी कोई व्यवस्था नहीं होती और ये स्कूल्स भी ज़्यादातर 8th या 10th क्लास तक ही होते हैं। और दोस्तों बिहार के शहरों के स्कूलों की भी कोई ज़्यादा खास हालत नहीं है। यहाँ के स्कूलों के टीचर्स भी अनक्वालिफाइड है और यहाँ के स्कूलों में भी क्लासरूम और सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। और करप्शन भी शहरों के स्कूलों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2016 का टॉपर स्कैम है। पर दोस्तों बैड गवर्नेंस और करप्शन के अलावा कास्टिज्म और क्लासिज्म ये भी बिहार की बुरी एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि दोस्तों बिहार के कई टीचर्स ऐसे हैं जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं और ये टीचर्स भी ज़्यादातर अपर कास्ट के स्टूडेंट्स पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि इन टीचर्स का ये मानना है कि लोअर कास्ट के बच्चे जैसे शूद्र कास्ट के बच्चे, इन्हें पढ़ने की क्या जरूरत, इनका काम तो शूद्र कास्ट वाला है। और दोस्तों इन बच्चों के पेरेंट्स की भी यही सोच है, जिस कारण कई पेरेंट्स तो खुद ही अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। पर दोस्तों ऐसी कास्टिज्म सबसे ज़्यादा हमें 90s के टाइम पर ही देखने को मिलती थी और आज भी बिहार में कई लोगों की ऐसी सोच है। पर जैसे जैसे बिहार का एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव होता जा रहा है, वैसे वैसे कास्टिज्म भी बिहार के एजुकेशन सिस्टम से खत्म होता जा रहा है। और दोस्तों गवर्नमेंट भी धीरे धीरे एजुकेशन पर ध्यान देते हुए एजुकेशन का बजट बढ़ा रही है और बस हमें यही उम्मीद है कि गवर्नमेंट बजट को अच्छे से यूटिलाइज करेगी और साथ ही में बिहार में मैन और वुमेन दोनों के लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करेगी। आप कह रहे हैं कि सबको नौकरी चाहिए, इसीलिए नौकरी चाहिए क्योंकि सब आदमी चाहता है अपने आप को स्टेबल करना, सिक्योर होना चाहता है। कोई इतना कैसे रिस्क लेगा? हमारा फैमिली मिडिल क्लास फैमिली है, 200 रुपया कमाता है तो खाता है। 200 रुपया आज जो 200 रुपया कमाने वाला का फैमिली कैसे चलता है वही जो समझता है। 200 रुपया में आपको भर झोला सब्जी नहीं हो सकता है, बाकी चीज़ छोड़िए। यहाँ पर हम लोग जो व्यापार में आते हैं उनको सही व्यवस्था नहीं दिया जाता है। आज यदि हम ही लोगों को कोई व्यवस्था दिया जाए तो हम भी फैक्ट्री लगा सकते हैं, लेकिन जिस ऑफिस में जाइएगा कोई प्रमाण पत्र लेने, वह ऑफिस इतना दौड़ाएगा कि आप हार के छोड़ दीजिएगा। दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट में भी बिहार भारत के वर्स्ट स्टेट्स में से आता है और ऐसी कंडीशन बिहार के इतने बड़े लैंड और बिहार में 60% यूथ पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमें देखने को मिलती है। और इसका सबसे बड़ा कारण बिहार के ज़्यादातर यूथ पॉपुलेशन का अनस्किलफुल होना है और दूसरा कारण ये कि बिहार में इतनी इंडस्ट्रीज ही नहीं है जो बिहार में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे और बिहार की इकोनॉमी को इंडस्ट्रियलाइज करे। अकॉर्डिंग टू एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया, बिहार में 2018 तक सिर्फ 2881 फैक्ट्रीज ही थी और बिहार की इंडस्ट्रियल ग्रोथ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि जहां 2007 तक बिहार में 1410 फैक्ट्रीज थी, जो कि बढ़कर अब 2018 में 2881 हुई है और वहीं बिहार की पॉपुलेशन 10 करोड़ से बढ़कर 13 करोड़ हो चुकी है और इसमें भी 60% यूथ पॉपुलेशन ऐसी है जिनको जॉब की जरूरत है या फिर कुछ सालों में पढ़ने वाली है। और दोस्तों कम इंडस्ट्रीज होने के कारण जो कुछ स्किलफुल यूथ पॉपुलेशन बिहार की है वो भी बिहार छोड़कर शहरों में चल जाती है और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों बिहार के हर सेक्टर में लोग इतने अनस्किलफुल होते हैं। पर दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम्स का सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि गवर्नमेंट कंपनीज को अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बिहार में लगाने के लिए इंसेंटिव दे और बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करे और जो अनस्किल्ड लोग हैं उन्हें स्किलफुल बनाए। और स्किल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट बड़े स्तर पर इनिशिएटिव्स और स्कीम चला सकती है। और दोस्तों अगर बिहार में बड़े स्तर पर इंडस्ट्रीज खुलने लग जाती है और कई जॉब्स क्रिएट होने लग जाती है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज देखकर लोग खुद ही अपने स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे। पर दोस्तों अगर हम बिहार की करंट अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू IAPI रिपोर्ट ऑफ 2010 बिहार के लगभग 4.4 मिलियन लोग हर साल बिहार से माइग्रेट कर जाते हैं और IIPS के नए रिपोर्ट्स के अनुसार 50% से ज़्यादा हाउस होल्ड बिहार से माइग्रेट कर भी चुके हैं, जिसमें से कई गार्जियन हैं जो माइग्रेट काम की तलाश में करते हैं और रेमिटेंसेस के रूप में पैसे अपने परिवारों के पास भेजते हैं। पर दोस्तों काम की तलाश में अपने घर को छोड़कर कहीं और टेम्परेरी बसना ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर किसी इमरजेंसी पड़ने पर उन्हें शहर को छोड़कर वापस अपने घर आना पड़ा तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और उनके लिए अपनी फैमिली को पालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों ऐसी सिचुएशन हमें कोविड-19 के फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान
दौरान माइग्रेंट क्राइसिस में देखने को मिली, जब भारत ने आज़ादी के बाद और कश्मीरी पंडित माइग्रेशन के बाद इतना बड़ा माइग्रेशन देखा था, जिसमें कई स्टेट्स स्पेशली यूपी बिहार के लोगों के अनएम्प्लॉयड हो जाने के कारण लोग शहरों को छोड़कर अपने घरों की तरफ जाने लगे, क्योंकि ना ही उनके पास कोई काम था और ना ही रहने का कोई ठिकाना। और दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार कई हज़ारों लोगों ने इस माइग्रेंट क्राइसिस को फेस किया था। और अगर डेथ की बात करें तो कई रिपोर्ट्स का ये मानना है कि लगभग 1000 लोगों की इस दौरान मृत्यु हुई थी। और दोस्तों, इस पूरी सिचुएशन से हमें ये पता चलता है कि बिहार जो 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, वहाँ डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। परेशानी है कि सारा खर्च लगा करके सारा खेत अभी झरने जा रहा है। कोई आदमी है कि कटवाएगा नहीं, जला भी देगा। इस समय भी ये पोजीशन हो गया है। धान लगाए सर, धान कोई लेने वाला नहीं है। अभी सरकार कहता है कि जो आप धान लगाए तो धान इतनी पर बिकेगा ब्लॉक में जाइए तो ब्लॉक कहता है कि मेरा गोदाम में भरल है, अब नहीं लेंगे धान। मैंने एकड़ में कम से कम 10-20-25 हज़ार रुपया मैंने टूट ही जाता है, बाकी मिल कहाँ पाता है। हम लोग तो घाटे में कारोबार कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं अपना। इसी कारण जमीन भी बिक रहा है। हम लोग के बाप दादा के खरीदा हुआ है, हम लोग बेच रहे हैं इसी के चक्कर में। किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं सरकार, कुछ नहीं। अब एग्रीकल्चर की बात करें तो दोस्तों, बिहार गैंगेटिक प्लेन में आता है, जहां की ज़मीन पूरे देश की सबसे फर्टाइल ज़मीन है। और बिहार की 11 नदियां भी पूरे बिहार को फर्टाइल बनाए रखती है और बिहार के लोगों को पानी देती है। और एरिया वाइज भी बिहार काफ़ी बड़ा स्टेट है और इसी कारण बिहार की 80% पॉपुलेशन फार्मिंग से ही जुड़ी है। और एग्रीकल्चर सेक्टर बिहार की GDP में 20% कंट्रीब्यूट भी करती है। और अगर हम देश के एग्रीकल्चर सेक्टर में बिहार की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो देश में सबसे ज़्यादा लीची लगभग 71% बिहार में ही प्रोड्यूस किया जाता है। और जूट और टबैको में भी बिहार देश का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और इसके अलावा भी कई क्रॉप्स है जो बिहार में काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं। पर अगर हम बिहार को बाकी स्टेट से कंपेयर करें तो बिहार अभी भी काफ़ी पीछे है, क्योंकि अगर हम राइस, वीट और शुगर केन इन जैसे मोस्ट कंज्यूमिंग क्रॉप प्रोडक्शन की बात करें तो बिहार टॉप 5 में भी नहीं आता। और वहीं वेस्ट बंगाल, जो कि बिहार से साइज और पॉपुलेशन के मामले में थोड़ा ही पीछे है, फिर भी इंडिया का टॉप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर है। और दोस्तों, अगर हम बिहार के इस एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस की कारणों की बात करें तो इसके सबसे बड़े कारणों में से एक ब्रिटिशर्स की बेकार एग्रीकल्चरल पॉलिसीज भी थी, जो कि इतनी बेकार थी कि बिहार में हर कुछ सालों में फेमाइंस आते रहते थे। और ब्रिटिशर्स ने बिहार के एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना डैमेज करा कि बिहार मोस्ट बैकवर्ड एग्रीकल्चरल स्टेट बन गया। और जमींदारी सिस्टम ने भी बिहार के किसानों को कर्ज में डुबा दिया। और आज़ादी के बाद भी बिहार के एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई रिफॉर्म नहीं लाया गया, बल्कि जब 1960 से 1980 में पूरे देश के किसानों ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन किया तो भी उस ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा बिहार के किसानों को नहीं मिला। और आज भी बिहार के किसानों की कंडीशन वैसी ही है जैसे 1980s में थी। और दोस्तों, अगर हम बिहार के किसानों की करंट कंडीशन की बात करें तो दोस्तों, बिहार का किसान देश का सबसे गरीब किसान माना जाता है, क्योंकि बिहार के किसानों के पूरे साल खेती करने के बाद भी उनके लिए अपनी फैमिली के खर्च के लिए भी पैसे बचाना बहुत मुश्किल होता है। पर दोस्तों, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिहार के किसानों को फेस करनी पड़ रही है वो ये है कि बिहार में किसानों के क्रॉप्स को खरीदने के लिए कोई APMC मंडी ही नहीं है। दरअसल दोस्तों, 2006 में बिहार के CM नीतीश कुमार ने APMC मंडी को बंद कर पैक्स की शुरुआत की, जिसका मेन एम ये था कि गवर्नमेंट पैक्स के थ्रू डायरेक्ट फार्मर्स के पास जाकर उनसे क्रॉप्स खरीदेगी और उन्हें बिचौलियों से बचाएगी। पर दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि एनुअली लगभग 110 लाख मीट्रिक टन धान और गेहूं बिहार में प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें से सिर्फ 20 से 30 लाख मीट्रिक टन ही पैक्स के द्वारा खरीदा जाता है। और वहीं करीब 70 से 80 लाख मीट्रिक टन धान और गेहूं किसानों को बिचौलियों को ही बेचना पड़ता है, और वो भी MSP के आधे दामों पर। और दोस्तों, इसी कारण बिहार के किसानों को उनके फसल का सही दाम नहीं मिल पाता, जिस कारण आज बिहार के किसानों की एनुअल इनकम सिर्फ 90,500 रुपये ही है, जो कि थोड़ी बड़ी है। वरना अगर हम ASA के पिछले सर्वे को देखें तो बिहार के किसानों की सालाना आय सिर्फ 42,600 रुपये ही थी। और इसी कारण बिहार के किसान खेती छोड़कर नौकरी करने लग जाते हैं और बिहार का यूथ भी इसीलिए खेती करना नहीं चाहता। और दोस्तों, फार्म प्रोटेस्ट के दौरान भी जहां पंजाब और हरियाणा समेत देश के कई एग्रीकल्चर स्टेट्स के फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था, वहीं बिहार में हमें कोई प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिला। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बिहार में फार्म प्रोटेस्ट लीड करने के लिए ना ही कोई लीडर है और ना ही बिहार के फार्मर्स के पास इतना पैसा है जो प्रोटेस्ट अफोर्ड कर पाए। क्योंकि दोस्तों, किसी पार्लियामेंट्री बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना कोई आसान काम नहीं है।
क्योंकि ऐसा नहीं होता कि लोगों ने 2 या 3 दिन प्रोटेस्ट करा और गवर्नमेंट लोगों की सारी बात मान ले, बल्कि ऐसे प्रोटेस्ट तो कई दिनों या महीनों तक चलते हैं और फार्म प्रोटेस्ट तो पूरे साल भर चला था। और इतने बड़े प्रोटेस्ट में खाने पीने की व्यवस्था करना और शेल्टर की व्यवस्था करना बहुत महंगा काम है, जिसे बिहार का गरीब किसान अफोर्ड नहीं कर सकता। और रही बात पंजाब और हरियाणा के किसानों की, तो पंजाब और हरियाणा के किसानों की कंडीशन बिहार के किसानों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इनके पास फार्म प्रोटेस्ट लीड करने के लिए कई लीडर्स भी थे। और एक कारण ये भी है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों में यूनिटी बहुत है, जिस कारण इन्होंने मिलकर साल भर प्रोटेस्ट चला लिया। पर वहीं बिहार का किसान चुपचाप बस खेती करता रहा। दोस्तों, अब कंक्लूजन देखें तो बिहार शुरू से ही एक डेवलप्ड रीजन रहा है, पर 1000 सालों के विदेशी रूल के कारण बिहार एक गरीब स्टेट बन गया। और आज़ादी के बाद से अब तक भी बिहार में कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई जिसने बिहार की इकोनॉमी के लिए कोई बड़ा रिफॉर्म लाया हो। इसलिए अगर बिहार को एक डेवलप्ड स्टेट बनाना है तो बिहार की गवर्नमेंट को बड़े रिफॉर्म्स लाने होंगे और बड़े स्टेप्स लेने होंगे। और बिहार के लोगों को भी हर चीज़ को जाति के आधार पर देखना बंद करना होगा और पेट्रियाटिक सोसाइटी से एक लिबरल सोसाइटी बनना होगा, जिसमें वुमेन को भी इक्वल स्टेटस मिले, जिससे वुमेन का भी बिहार की इकोनॉमी में योगदान बढ़े। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और दोस्तों, हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें।